हेलो गाइस, इनको मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव में आज हम कवर करने वाले हैं हमारी कंप्लीट एसएसटी को एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में। इस वीडियो में मैं एसएसटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एक वीडियो आपके रिवीजन की तरह काम करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के साथ। पहला सवाल है, व्हाई द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू अस। अब इस वीडियो की खास बात यह है कि यहाँ पर हम क्वेश्चंस की मदद से पूरी एसएसटी को कवर करेंगे, सो दैट आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो और सारे चैप्टर्स भी कवर हो। तो व्हाई डिड द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू अस। जो सस्टेनेबिलिटी का इशू है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इशू, वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? बहुत सिंपल है, वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो हम क्या कर पाएंगे, रिसोर्सेज को आज भी इस्तेमाल कर पाएंगे और फ्यूचर के लिए भी बचा कर रख पाएंगे और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को क्लीन भी रख पाएंगे। इसीलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इशू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक कैसे कंट्रीज को कंपेयर करता है। तो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है, कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये कंट्रीज को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और वर्ल्ड बैंक कैसे कंपेयर करता है? वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। ये जो पहला चैप्टर है, यहाँ से आपके कितने टाइप ऑफ सवाल बन सकते हैं? ये 2 टाइप ऑफ सवाल बन सकते थे, या फिर एक और सवाल बन सकता है पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने को बोल सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम होती क्या है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, नाउ हाउ डज मनरेगा 2005 इंश्योर्स द राइट टू वर्क। जो मनरेगा एक्ट था 2005 का, वो राइट टू वर्क को, काम करने के अधिकार को कैसे इंश्योर करता है? मनरेगा, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 इंश्योर्स द राइट टू वर्क इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे कि मनरेगा इस तरीके से करता है कि ये क्या करता है, लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके लिए उनको वेजेस भी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, अगर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता तब भी ये लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करता है, एक तरीके का पैसा ही प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, लोगों का काम करने का अधिकार बना रहता है, उनको काम मिलता रहता है और काम के बदले में पैसे भी मिलते रहते हैं। दिस इज हाउ मनरेगा इंश्योर्स द राइट टू वर्क। ओके, आपके पेपर में जितने भी नंबर का सवाल है, आपको उससे बस एक ज्यादा पॉइंट लिखकर आना है और कोशिश करना आंसर में शुरुआत में मेन बातों को लिखो। पहले 2 पॉइंट में आंसर में सबसे मेन बातों को लिखो। अगर 3 नंबर का सवाल है तो 4 पॉइंट लिखो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो पहले 2 पॉइंट हो वो ऐसे हो कि तुम्हारे टीचर का मन ही ना करे नीचे के 2 पॉइंट पढ़ने का, इतने तगड़े पॉइंट लिखने की कोशिश करो। ओके, हाउ डज एम्प्लॉयमेंट कंडीशन डिफर्स इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कैसे अलग होती है? ये इस टाइप ऑफ अगर क्वेश्चन आता है तो उसको टेबल के फॉर्म में बनाकर करना, वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन देता है। यहाँ मैंने इसलिए टेबल नहीं बनाई बिकॉज मैं एक ही स्लाइड में इसको खत्म करना चाहता था। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या अंतर होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एक्टिविटीज होती हैं दे आर गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है, सिक्योर्ड होता है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर चीज के लिए प्रोविजन होता है कि आपको कितनी छुट्टी मिलेगी, कितनी देर तक काम करना है, नॉल। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्टिविटीज आर नॉट गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। कोई भी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर है, रेगुलर नहीं होता, और कोई भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते कि आपको कितनी छुट्टी मिल रही है, ऑल। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस। व्हाई डू पुअर हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। आज के टाइम पर भी जो गरीब घर हैं, वो पुअर हाउसहोल्ड्स हैं, जो गरीब घर हैं, वो आज के टाइम पर भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर क्यों डिपेंडेंट है? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी कि किसी ऐसे से लोन लेना, जैसे कोई साहूकार, मुंशी, इनसे ही क्यों लोन लेते हैं? फॉर्मल सोर्स या बैंक से क्यों नहीं लेते हैं? इसके 3 रीजन बन सकते हैं। पहले 2 रीजन हो सकता है कि इन्हीं लोगों की गलती है, पुअर हाउसहोल्ड्स की। एक रीजन हो सकता है बैंक वालों की वजह से। बेसिकली क्या होता है, पुअर हाउसहोल्ड इसलिए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं ले पाते हैं या इसलिए इनफॉर्मल सोर्स लेते हैं क्योंकि नंबर 1 चीज, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। कई सारे पुअर लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से उनको बैंक से लोन लेने में प्रॉब्लम आती है। नंबर 2 बन सकती है प्रॉब्लम, दैट इज लैक ऑफ कोलेटरल। कई सारे लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है, जिसकी वजह से उनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं मिल पाता। और थर्ड प्रॉब्लम जो बैंक की तरफ से है, दैट इज कि बैंक वाले कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां अभी तक नहीं पहुंच पाए, रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो लोग भी क्या नहीं कर पाते, वो लोग भी बैंक से लोन नहीं ले पाते। ये 3 रीजन बनते हैं। हाउ डू बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपका 2 या 3 नंबर में। बैंक कैसे मीडिएट करता है उन लोगों के बीच में जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, जिनके पास, और जिनको पैसे की जरूरत होती है। तो जिनके पास ज्यादा पैसा होता है यानी कि डिपॉजिटर, वो अपना पैसा बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं और उस पैसे पर बैंक उनको इंटरेस्ट रेट देता है। उसके बाद जो बोरोवर होते हैं, जिनको पैसे की जरूरत आती है, वो बैंक में आते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और बैंक उनसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। और ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट का, कि बोरोवर से ज्यादा चार्ज किया और डिपॉजिटर को कम दिया,
ये जो इंटरेस्ट रेट है यही बन जाता है बैंक का सोर्स ऑफ इनकम। आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको सामने सामने दिख भी रहा है। इसकी पीडीएफ आई टोल्ड यू मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। विच इंस्टीट्यूशन सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, व्हाट आर इट्स मेन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे इंडिया में जितने भी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं, जितने भी बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको सुपरवाइज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन तो होता है कि ये करेंसी इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नोट्स कॉइन कौन इशू कर रहा है? हमारी आरबीआई इशू कर रही है। नंबर 2 क्या होता है? क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि ये सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ ऑल द बैंक्स को, जितने भी बैंक है उन सबको सुपरवाइज करता है उन पेरेंट्स की तरह। नंबर 3 चीज ये क्या करता है? बैंकिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हर चीज पर रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। नंबर 4 चीज ये क्या करता है? आरबीआई हर बैंक को बोलता है कि आप हमें टाइम टू टाइम एक रिपोर्ट सबमिट करो जिसमें बताओ आप किसको कितने रेट पर इंटरेस्ट रेट दे रहे हो और वो कब वापस आना है, क्या गिरवी है एंड ऑल। साथ ही साथ आरबीआई ये भी क्रॉस चेक करता है कि जो बैंक वाले हैं ये एक मिनिमम कैश बैलेंस रेशियो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बैंक वाले पूरा पैसा लोन में ही दे रहे हैं, अपने पास कुछ नहीं रख रहे हैं। तो ये भी आरबीआई चेक करता है। और आरबीआई एक और चीज चेक करता है कि बैंक सिर्फ उन लोगों को लोन ना दे जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, साथ ही साथ उन लोगों को भी लोन दें जैसे कि स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल फार्मर्स, जिनको इनकी सच में जरूरत है। मूव ऑन करते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। मनी एंड क्रेडिट से 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, what are self help groups and how self help groups solve the problem of lack of collateral and lack of documentation in rural parts of India। self help group होते क्या है और कैसे ये लैक ऑफ कोलेटरल और लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली 20-25 लोगों के ग्रुप होते हैं जो रूरल एरियाज में बनाए जाते हैं, जो लोग रेगुलरली मिलते हैं और रेगुलरली पैसे की सेविंग्स करते हैं। साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या होता है? जब भी आपको कोई कॉमन गुड्स की चीज खरीदनी होती है जैसे कोई बड़ी मशीन, बड़ा ट्रैक्टर, तो आप सब लोग अपने ग्रुप की सेविंग से मिलकर खरीद सकते हो। इससे क्या होता है? इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाता है। अगर आपको अकेले ट्रैक्टर लेना हो तो आप पे ज्यादा लोड पड़ेगा, लेकिन ग्रुप में लेना हो तो कम लोड पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी फैसिलिटी देता है कि अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हो तो आप अपने ग्रुप से लोन ले सकते हो विदाउट हैविंग एनी कोलेटरल या विदाउट शोइंग एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। क्यों? क्योंकि आप ही का ग्रुप है तो आप बिना कोलेटरल के या बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के भी आप लोन ले सकते हो। और इसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है? ये जो लैक ऑफ कोलेटरल है, जिन लोगों के पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में एक और ऐसी चीज है कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 साल तक रेगुलर सेविंग्स करते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि हम उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को उसके नाम पर लोन भी दे देंगे। ये आपका पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच एमएनसी सेट्स अप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। तो एमएनसी कैसे काम करती है हमको बेसिकली ये बताना है। एमएनसी जब भी किसी देश में जाती है तो कैसे काम करती है, बहुत सिंपल है इसको समझना। बेसिकली जब भी एमएनसी किसी देश में जाती है तो वहाँ की लोकल कंपनीज के साथ बातचीत करती है। 3 तरीके से वो पार्टनरशिप बनाते हैं उनके साथ। पहला क्या करती है? सपोज करो कोई एमएनसी किसी देश में जाएगी तो सबसे कॉमन तरीका जो वो अपनाती है वो जाकर सीधी किसी लोकल कंपनी को खरीद लेती है और फिर अपने बिजनेस को फैलाती है। सपोज क्या ही करो, ये एग्जांपल है क्लियर। एक्चुअली जब अमेरिका की एक एमएनसी इंडिया में आई थी कारगिल फूड्स के नाम से, तो उसने इंडिया की परख फूड्स को खरीद लिया था और फिर अपने बिजनेस को फैला लिया था इंडिया में। दूसरा तरीका जिसमें एमएनसी आकर किसी भी देश में काम करती है वो होता है एमएनसी जाती है और उस देश की जो लोकल कंपनीज है उनके साथ पार्टनरशिप फॉर्म करती है, कोलैबोरेशन फॉर्म करती है और उनको इन्वेस्टमेंट पैसा प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। तीसरा तरीका, एमएनसी लोकल कंपनीज के पास नहीं जाती है, वो जाती है छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, आर्टिशंस, पीजेंट्स के पास और उनको बोलती है कि तुम हमारे लिए सामान बनाओ, बदले में हम तुमको पैसे देंगे। और फिर उसी सामान को वो एमएनसी क्या करती है? मार्केट में बेचती है अपने ब्रांड का नेम लगाकर। ये 3 तरीके होते हैं जिस तरीके से एमएनसी क्या करती है? सेटअप करती है, कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को। लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका जो एमसीक्यू में भी आता है, जो सबसे कॉमन तरीका होता है कि वो डायरेक्टली जाकर कंपनीज को खरीद ही लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये बिल्कुल सही बात है। जो ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव रहे हैं वैश्वीकरण के, वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह पर एक समान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर यही सवाल तुमको 2 नंबर में आएगा तो तुम खाली इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट लिखाना, लेकिन अगर ये सवाल 5 नंबर में आया तो यहाँ पर तुमको 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इम्पैक्ट लिखने पड़ेंगे। क्या क्या होते हैं मैं बताता हूँ। पहले मैं नेगेटिव इम्पैक्ट बता देता हूँ। 2 नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुए हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, जो वर्कर्स की लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रगल भरी हो गई है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है अब वो लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने लगी है, जिसकी वजह से लोग वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनसे कम सैलरी में ज्यादा काम भी कराते हैं। और दूसरी चीज क्या हुई है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब से कंपटीशन बढ़ा है तो कई सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज थी जो इस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए और वो इन ग्लोबलाइजेशन के दौर में बंद हो चुकी हैं, शट डाउन हो चुकी हैं। ये 2 नेगेटिव प्रभाव रहे हैं। 3 अच्छे प्रभाव, 3 अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या रहे हैं वो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ।
नंबर 1 है कि क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में बाहर की कंपनीज ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, जिसकी वजह से इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ओपन हुई है और जिसकी वजह से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, जॉब्स क्रिएट हुई हैं। नंबर 2 चीज़ क्या हुई है, इंडिया की जो कई सारी कंपनीज थी उनको मौका मिला नई नई टेक्नोलॉजी मेथड्स को सीखने का, नए नए प्रोडक्शन मेथड्स को सीखने का। कुछ कंपनीज तो खुद आज के टाइम पर, पहले खाली इंडियन कंपनीज थी लेकिन खुद आज के टाइम पर मल्टीनेशनल कंपनीज भी बन चुकी हैं। और तीसरा क्या फायदा हुआ है, इंडिया में आईटी सेक्टर की बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ जॉब, अकाउंटिंग, डाटा एंट्री, ये सारी जॉब्स का क्रिएशन हुआ है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ये 5 इंपैक्ट है, 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, जो हमें बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के जो प्रभाव है वो एक समान नहीं है, कहीं पर पॉजिटिव है, कहीं पर नेगेटिव है। हाउ डज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर अक्रॉस कंट्रीज? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते क्या है, बेसिकली ये वो जोन होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल जोन होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, सो दैट क्या कर सकें, वो ज्यादा से ज्यादा बाहर के इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इन जोन में बेसिकली सरकार करती क्या है, इन जोन्स के अंदर सरकार वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों की। और साथ ही साथ कंपनीज को बोलती है कि अगर आप इन जोन्स में अगर अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो पहले 5 साल तक आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। और साथ ही साथ क्या करती है सरकार अगर इन जोन में कोई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री ओपन हो रही है तो उसके लिए लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर लेबर लगानी है, आपको जब लेबर लगानी है आप तब लेबर लगाओ, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर लगाओ, कुछ भी कंपलसरी नहीं करती है। तो बेसिकली ओवरऑल इसमें होता क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर की कंपनी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि भाई इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिल रही होती है और इस तरीके से सरकार क्या कर पाती है, बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट कर पाती है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको 5 इम्पैक्ट बता दिए। यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, 2 मैंने आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी बता दिए। तो ये चीज होती है। What steps were taken by French revolutionaries to create a sense of collective belonging? फ्रांस के क्रांतिकारी लोगों ने लोगों को और भी साथ लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे? बहुत सारे कदम उठाए थे, आपको कोई भी 3 याद कर लेने हैं। पहला जो कदम था, आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटिजन वर एनकरेज। ये आइडियाज बेसिकली लोगों को बोलते थे कि तुमको तुम्हारी जन्मभूमि, कर्मभूमि पर गर्व होना चाहिए। दूसरा, फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बना दिया था, सो दैट लोग अच्छे से आपस में मैसेज इसको कन्वे कर पाए और नेशनलिज्म की फीलिंग ज्यादा से ज्यादा फैल पाए। तीसरा, हिम्स को कंपोज किया गया था, जो लोग शहीद हुए थे, मार्टर्स हुए थे, उनको सम्मानित किया गया था। चौथा, एक नया फ्लैग अपनाया गया था, जिसने क्या किया था, जिसने पुराने वाले मोनार्कियल फ्लैग को रिप्लेस किया था। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। 1804 का जो नेपोलियनिक कोड था, जिसको सिविल कोड भी कहते हैं, उसके मेन फीचर्स क्या थे? उसके मेनली 3 मेन फीचर्स थे। नंबर 1, इट एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उससे सबको इक्वालिटी मिली थी, इक्वालिटी का अधिकार मिला था। नंबर 2 चीज क्या हुई थी, इट एबॉलिश प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जितनी भी प्रिविलेजेस मिलती थी लोगों को बर्थ के बेसिस पे, वो सब खत्म हो गई थी। नंबर 3, इट सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, इसने लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी वाला अधिकार दे दिया था। अब ये जो मैं आपको ये वीडियो करा रहा हूँ, ये एक रिवीजन पर्पस की वीडियो है, तो इस वीडियो को आप तभी देखना जब आप एक आध बार तो कम से कम ये चैप्टर पढ़ चुके हो, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो में मैंने क्या कर रखा है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर रखा है, तो ये वीडियो आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में ही जानना है कि आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तब फिर आप मेरी कोई और वीडियो देख सकते हो, बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट भी बना दिए, उनको भी आप चेक कर सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये बहुत आसान है, मेरे पहले अगर आप लोग बता दो तो बहुत ही बढ़िया है कमेंट सेक्शन में। जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ था? जर्मनी को यूनिफाई करने का पूरा क्रेडिट जाता है ओटो वोन बिस्मार्क को, ठीक है? 1848 में जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए थे, लेकिन वो सब फेल हो गए, जिसके बाद प्रूशिया ने जिम्मेदारी ली कि वो करेगा जर्मनी को यूनिफाई, और प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वोन बिस्मार्क, उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको करना है जर्मनी को यूनिफाई। ये जो ओटो वोन बिस्मार्क थे, इन्होंने बड़े ही अपनी ब्यूरोक्रेसी स्किल्स की मदद से और अपने प्रूशिया की आर्मी की मदद से 7 इयर्स में 3 युद्ध लड़े। किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ, और एट द एंड 1871 में ये जीते और जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। और 1871 में क्या हुआ था, जर्मनी के यूनिफाइड जर्मनी के पहले एम्परर बने थे केसर विलियम I। देन आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली और आसान है। इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से एक स्टेट थी सार्डिनिया पीडमोंट, जो जिम्मेदारी लेती है इटली को यूनिफाई करने की। तो सार्डिनिया पीडमोंट के जो चीफ मिनिस्टर थे काउंट दी कैवर, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको इटली को यूनिफाई करना है। ये क्या करते हैं, ये अपनी ब्यूरोक्रेसी स्किल्स की मदद से, डिप्लोमेसी स्किल्स की मदद से क्या करते हैं, बहुत ही समझदारी से अलग अलग तरीके से युद्ध लड़ते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, 1859 में ये ऑस्ट्रिया को हराते हैं। देन उसके बाद ये जाते हैं स्पेन के पास, और 1860 में गैरीबाल्डी जैसे रेवोल्यूशनरी लोगों की मदद से और लोकल पीजेंट्स की मदद से 1860 में स्पेन को हराते हैं, और एट द एंड अपने राजा के पास आते हैं और 1861 में बोलते हैं कि सुनो, मैंने इटली को यूनिफाई कर दिया। और 1861 में क्या होता है, इटली यूनिफाई हो जाता है और विक्टर इमैनुअल सेकंड क्या बन जाते हैं, इटली के एम्परर बन जाते हैं। हाउ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड एंड हाउ द आयरलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन कौन से एक्ट से की वजह से बना था? द एक्ट ऑफ यूनियन विच वाज साइंड इन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड।
इसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना था। और आयरलैंड को कैसे जबरदस्ती हिस्सा बना लिया गया था ब्रिटेन का, बहुत सिंपल है। आयरलैंड के जो लोग थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, जिनमें से जो प्रोटेस्टेंट थे इनको इंग्लिश लोगों का बड़ा सपोर्ट मिलता था और ये चीज कैथोलिक्स को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में लड़ाई होने लगी थी। और इसी लड़ाई का फायदा उठाकर ब्रिटेन ने क्या किया था, जबरदस्ती 1801 में आयरलैंड को अपना हिस्सा बना लिया था। इट्स एज सिंपल एज दैट। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग ऑफ ज़ोलेवरीन इन 1834? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इसको मिस कर जाते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़ोलेवरीन को बनाने का क्या पर्पस था? बेसिकली जब ये 1830 से 1848 के बीच में इतने सारे रिवॉल्यूशन हो रहे थे, तो मार्केट में भी एक रिवॉल्यूशन था कि हमको मार्केट को फ्री बनाना है। तो मार्केट को फ्री बनाने के लिए, टैक्सेस मैक्सेस सबसे फ्री बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने ज़ोलेवरीन को बनाया था। और इस ज़ोलेवरीन का काम क्या था, ट्रेड को फ्री बनाना, व्यापार को फ्री बनाना बैरियर से। इसीलिए ज़ोलेवरीन ने दो कदम उठाए थे। वो दो कदम कौन से थे? नंबर 1 चीज, ज़ोलेवरीन ने जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे उन सबको खत्म कर दिया था। और नंबर 2 चीज, उस टाइम पर बहुत सारी करेंसीज हुआ करती थी, ऑलमोस्ट 30, तो उसको कम करके ज़ोलेवरीन ने सिर्फ 2 करेंसी बना दी थी, जिससे क्या हो गया था, व्यापार करना आसान हो गया था। Why did the Balkan became the area of intense conflict during late 19th century? बल्कान इशू क्या था, या बल्कान में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का दिक्कत वाला एरिया क्यों बन गया था लेट 19th सेंचुरी में? ठीक है, तो बेसिकली बल्कान में प्रॉब्लम ये थी कि बल्कान जो था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, और ओटोमन टर्की जो था वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा था। इसकी वजह से बल्कान चाहता था कि वो खुद को इंडिपेंडेंट कर ले, लेकिन दिक्कत ये थी कि बल्कान में जितनी भी स्टेट्स थी वो सब चाहती तो थी कि बल्कान इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन उन सब में आपस में ही हमेशा टकराव चलता रहता था, जिसकी वजह से जब बात आई कि बल्कान को हमें इंडिपेंडेंट करना है, तो सबसे पहले जो लड़ाइयाँ थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो बल्कान के अंदर उन्हीं स्टेट्स के बीच में चलने लगे। साथ ही साथ बल्कान पर कुछ बाहर के देश भी नजर बनाए हुए रखे थे, जैसे बड़ी बड़ी पावर्स जैसे रशिया, जर्मनी, ये भी चाहते थे कि ये बल्कान पर कब्जा कर ले, जिसकी वजह से वो बाहर वाले देशों में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। और इसी की वजह से क्या हुआ था, बल्कान एक बहुत ही इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन बन गया था, क्योंकि बल्कान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे स्टेट्स के बीच में, बल्कान के बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे कंट्रीज के बीच में, और यही बल्कान इशू एक बहुत बड़ा कारण भी बना था वर्ल्ड वॉर 1 का। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको कल पेपर में देखने को मिलेंगे। What was the खिलाफत इशू एंड हाउ गांधी जी यूज्ड टू ब्रिंग मुस्लिम्स इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? खिलाफत इशू क्या था एंड कैसे गांधी जी ने इसको यूज किया मुस्लिम्स को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लाने में? खिलाफत इशू बेसिकली बहुत सिंपल था। पहले वर्ल्ड वॉर में ओटोमन टर्की हार गया था, जिसकी वजह से चारों तरफ एक अफवाह फैल रही थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से अब क्या होगा, वो जो ओटोमन टर्की है उसके राजा खलीफा के ऊपर और ओटोमन टर्की के ऊपर बहुत ही बुरा समझौता, एक बहुत ही हार्श ट्रीटी इंपोज होने वाली है, जिसको बचाने के लिए हमारे बॉम्बे में क्या किया गया था, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, और यही पूरा खिलाफत इशू था। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, इन अली ब्रदर्स से डिस्कशन किया था और इनको बोला था कि हम तुम्हें खिलाफत इशू पे सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस तुम्हें खिलाफत इशू पे सपोर्ट करेगी अगर तुम हमें हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट करते हो। और इस तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच में, जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया था, मुस्लिम्स को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ला दिया था। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैंने क्वेश्चन नहीं बना रखे, मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बेसिकली क्या किया गया था, ब्रिटिश के द्वारा की जाने वाली हर चीज को या चलाई जाने वाली हर चीज को नॉन कोऑपरेट कर दिया गया था, एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया था। इसमें मेनली जानने वाली चीज है कि कैसे अलग अलग लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मूवमेंट इन द टाउन्स, जो मिडिल क्लास सोसाइटीज थी, उन्होंने इसमें बड़ा ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने कॉलेज स्कूल अपने छोड़ दिए थे। शुरू में उन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया, बाद में फिर उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दूर कर लिया था। उसके 2 रीजन थे। क्या 2 रीजन थे? पहला तो लोग खांदी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, जिसकी वजह से वो लोग इस मूवमेंट से दूर हो गए थे। और दूसरा, जिन लोगों ने अपनी जॉब्स कॉलेजेस छोड़े थे, उनके पास कोई भी ऐसा इंडियन कॉलेज नहीं था जहां पे वो जाके जॉब कर सकें, जिसकी वजह से उनको मजबूरी में वापस से ब्रिटिश के पास ही जाना पड़ा था। कंट्री साइड और पुअर पीजेंट्स, ये जो गरीब गरीब किसान थे, इन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को? ये सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस इनसे खुश नहीं थी, इनके सपोर्ट से। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अवध में एक पीजेंट मूवमेंट किया था, वहां पर भी ये वायलेंस वाले नेचर के हो गए थे। और हमारा गुडे मिल्स में भी किया था, वहां पर भी ये लोग क्या हो गए थे, वायलेंस वाले नेचर के हो गए थे। इस पुअर पीजेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान आते हैं, अलोरी सीताराम राजू, जिनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोरी सीताराम राजू बेसिकली गुडे मिल्स के रहने वाले थे और इन्होंने ट्राइबल ग्रुप के एक लीडर थे। ये गांधी जी को बहुत मानते थे, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से मानते थे। गांधी जी की कुछ बातें मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। जैसे ये मानते थे कि गांधी जी कहते हैं कि शराब नहीं पीना है, खादी पहनना है, लेकिन इनका एक चीज में बिल्कुल गांधी जी के अपोजिट विचार था। इनका मानना था कि अगर देश को आजाद करना है तो वायलेंस करना पड़ेगा, तभी देश आजाद हो पाएगा। तो ये गांधी जी को कन्वीनियंटली फॉलो करते थे। साथ ही साथ अपने बारे में कुछ अलग ही क्लेम करते थे, बोलते थे कि मैं सही भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मुझे अगर गोली लग जाए तब भी मैं जिंदा आ सकता हूँ, मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ, ऐसी ऐसी अपने बारे में भविष्यवाणी करते थे। और इन्हीं ने ही क्या किया था, इन्हीं ने ही गुडेम हिल्स पर
लोगों को, ट्राइबल ग्रुप्स के लोगों को, मूवमेंट को लीड किया था, ब्रिटिश के घरों को जाकर अटैक किया था। तो ये जो पुअर पीजेंट्स थे ये लोग तो सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इनसे दूरी बनाए रखी थी। प्लांटेशन वर्कर का क्या केस था? प्लांटेशन वर्कर्स ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करना चाहा था, लेकिन ब्रिटिश वालों ने क्या किया था, इनको पकड़ के मारपीट कर दी थी, जिसकी वजह से ये कुछ खास सपोर्ट नहीं कर पाए। बेसिकली प्लांटेशन वर्कर का केस क्या था, ये लोग जो प्लांटेशन में काम करते थे उनको उनका गार्डन छोड़कर निकलने ही नहीं दिया जाता था, और जैसे इनको पता चला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के बारे में, तो ये लोग अपना गार्डन छोड़कर भागे थे। बाद में ये लोग पकड़े गए थे, ब्रिटिश ने बहुत मारपीट की थी, बहुत खराब हुआ था इनके साथ। और ये हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे दी एंड हुआ था? ये दी एंड हुआ था 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। बेसिकली गांधी जी ने जितने भी मूवमेंट को रोका है उन सबके पीछे एक ही रीजन था कि मूवमेंट में वायलेंस आ गया था। तो अगर मैं पूछूं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों रोका होगा? वायलेंस आ गया था। रॉलेट एक सत्याग्रह क्यों रुका होगा? वायलेंस आ गया था। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बेसिकली आपको क्या क्या जानना है? ये मूवमेंट शुरू हुआ था सॉल्ट मार्च के साथ, और जैसे ही सॉल्ट लॉ टूटी थी उसी दिन से मान लिया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था। इस मूवमेंट में गांधी जी ने बोला था कि हमको क्या करना है, ब्रिटिश के द्वारा जनरली जितनी भी लॉज बनाई गई हैं उन सबको तोड़ना है। और इस मूवमेंट में बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट नहीं भी किया था। जैसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इन्होंने तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए थे, जैसे कि फिक्की, IICC यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1921 में, फिक्की को बनाया था 1927 में। और इन्होंने क्यों इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था? क्योंकि इनकी डिमांड थी कि ब्रिटिश ने जो पॉलिसीज बना रखी है जिनकी वजह से इनका व्यापार नहीं फैल पा रहा है, उन पॉलिसीज को हटाया जाए। अगर इन्हीं के अपोजिट देखें इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स, तो वर्कर्स ने कुछ खास सपोर्ट नहीं किया था। अगर हम देखें अमीर किसान, रिच पीजेंट्स जो थे, जाट्स और पाटीदार्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इनकी डिमांड थी हाई रेवेन्यू को कम किया जाए। लेकिन अगर उसी के अपोजिट देखें पुअर पीजेंट्स, गरीब किसान, तो ये लोग सपोर्ट तो करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी इनको अपने मूवमेंट में लाना। दो और ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई खास पार्टिसिपेट नहीं किया था। नंबर 1 थे दलित, नंबर 2 थे हमारे मुस्लिम्स। दलित्स ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस ने बहुत टाइम से दलित से डिस्टेंस मेंटेन किया था, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो दलित्स के साथ नजदीकियां बढ़ाएगी तो कहीं जो हाई कास्ट हिंदूज हैं कांग्रेस के अंदर वो लोग ऑफेंड ना हो जाएं, जिसकी वजह से दलित्स और कांग्रेस के बीच में दूरी बनी रही थी। और साथ ही साथ जब दलित्स ने बीच में क्या किया था, अपने लिए सेपरेट रिजर्वेशंस भी मांगे थे, जिसको लेकर कांग्रेस और भी ज्यादा क्या हो गई थी, रिजर्वेशंस नहीं देना चाहती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियां बनी रही और दलित्स ने बहुत ही कम पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। मुस्लिम का भी सेम केस था। मुस्लिम्स ने देखा था कि जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा हिंदू ग्रुप्स के साथ जुड़ रही है, इसीलिए मुस्लिम ने अपना डिस्टेंस मेंटेन किया रहा। साथ ही साथ मुस्लिम्स ने क्या किया था, मुस्लिम्स ने भी रिजर्वेशंस मांगे थे और कांग्रेस ने उसको डिनाई कर दिया था। इसकी वजह से जो कांग्रेस और मुस्लिम्स थे उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे, और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ क्या हुआ, मुस्लिम्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और कोई भी डाउट अब आपको इसके आगे निकलेगा इस चैप्टर में, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो, मैं क्लियर कर दूंगा। एक ही तो दिन बचा है, अभी क्लियर नहीं करूंगा तो कब करूंगा, है ना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। एक्सप्लेन हाउ अमेरिका वाज कॉलोनाइज्ड। अमेरिका को कैसे कॉलोनाइज किया गया था। जैसे ही अमेरिका के लिए सी रूट डिस्कवर हुआ, समुद्री रास्ता डिस्कवर हुआ, स्पेन वाले ललायत हो गए, लालच में आ गए। उनको लगा कि इस अमेरिका में जाकर क्या करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं, कब्जा करते हैं, सो दैट उनके जितने भी मिनरल रिसोर्स हैं वो हमारे हो जाएंगे। तो स्पेन ने एक बहुत ही गंदी टेक्निक यूज की थी। स्पेन ने क्या किया था, अपने सोल्जर्स को भेजा था एक बीमारी के साथ, जिस बीमारी का नाम था जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। और जैसे ही इनके सोल्जर्स वहां पहुंचे थे, इस बीमारी की मदद से क्या हुआ था, इस बीमारी की मदद से अमेरिका की कई सारी कम्युनिटीज खत्म हो गई थी और अमेरिका कमजोर हो गया था और अमेरिका कॉलोनाइज हो गया था। व्हाट वर द मेजर 3 कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी के 3 कारण क्या थे। महामंदी के 3 कारण बहुत सिंपल थे। नंबर 1 था एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। इतना ज्यादा एग्रीकल्चर में चीजें प्रोड्यूस हो गई थी कि एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइसेस डाउन चली गई थी और एग्रीकल्चर इनकम्स भी गिर गई थी। नंबर 2 शॉर्टेज ऑफ लोन्स। जब यूएस ने लोन देना बंद कर दिया था तो कई सारी कंट्रीज का सिस्टम बिल्कुल ठप हो गया था, खुद यूएस का सिस्टम ठप हो गया था, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ, बहुत बड़ा रीजन है। नंबर 3 कंडीशन क्रिएटेड बाय वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से बेसिकली हुआ क्या था, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बढ़ गई थी ब्रिटेन के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो एक बहुत बड़ा कारण बना था ग्रेट डिप्रेशन का। ओके, अब अगर मैं पूछूं अफ्रीका कैसे कॉलोनाइज हुआ था, तो अफ्रीका को कॉलोनाइज करने के लिए भी एक बीमारी का इस्तेमाल किया गया था, जो रिंडरपेस्ट। बेसिकली क्या किया गया था, अफ्रीका के अंदर कुछ जानवरों को लाया गया था ईस्ट ब्रिटिश एशिया से कुछ जानवर लाए गए थे जिनको एक बीमारी थी रिंडरपेस्ट करके। उसकी मदद से क्या किया था, उस बीमारी की मदद से अमेरिका में ये बीमारी फैलाई गई थी और जिससे अमेरिका के 90% जानवर खत्म हो गए थे और अमेरिका कमजोर हो गया था और इस तरीके से अफ्रीका को भी कॉलोनाइज किया था। सॉरी अगर बीच बीच में मैंने अमेरिका बोल दिया हो, इस तरीके से अफ्रीका को भी कॉलोनाइज किया गया था। ओके, व्हाट वाज द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। 2 नंबर का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है ये। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या था, ये एक एग्रीमेंट था जो साइन हुआ था डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जुलाई 1944 में। बेसिकली इसमें क्या किया गया था, 2 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, जिनके काम क्या थे, जो डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी है उनको ट्रैक पर लाना इनके काम थे। ये 2 नंबर में आया था पिछले प्री बोर्ड्स में, तो इस सवाल पर जरूर ध्यान देना।
Why did the women attack the spinning jenny machines when they were first introduced? जब जो नई नई मशीन्स आ रही थी लाइक स्पिनिंग जेनी मशीन्स, ये जब आ रही थी तो कई सारी औरतों ने इन पर अटैक किया था। क्यों अटैक किया था? क्योंकि उनको डर था कि अगर मशीन्स आ जाएंगी तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आंसर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। Who were called the गोमस्ताज and why did the clashes started between गोमस्ताज and Indian weavers? गोमस्ताज हम किसको बुलाते थे? ब्रिटिश ने क्या कर रखा था, कुछ कुछ लोगों को ब्रिटिश ने क्या कर रखा था, अपने कुछ सर्वेंट को रखा था जिनका काम था कि जो इंडियन वीवर्स पे जो सिल्क कॉटन बनाते हैं उनको सुपरवाइज करते थे, कैसा बन रहा है उनकी क्वालिटी को देखते थे और उनसे सामान को कलेक्ट करते थे। इन्हीं को वो गोमस्ताज बोलते थे। और गोमस्ताज और इंडियन वीवर्स के बीच में क्लैशेस इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि ये गोमस्ताज क्या करते थे, बहुत ही रूडली ट्रीट करते थे इंडियन वीवर्स को, उनको उनके साथ मारपीट भी करते थे अगर थोड़ी बहुत डिले हो जाती थी, जिसकी वजह से इंडियन वीवर्स ने प्रोटेस्ट किया था और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। व्हाट वर द रीजंस फॉर द बूस्ट इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिला, बहुत ही तगड़ी हो गई। क्यों? दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन वाले जो थे वो वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गए थे, जिसकी वजह से इंडिया के प्रोड्यूसर्स को मौका मिला कि वो इंडिया में चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाए और इंडिया के मार्केट में कुछ स्टैब्लिश कर पाए। नंबर टू चीज़ क्या हुई थी, ब्रिटेन को भी मजबूरी में वॉर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडिया की फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज को ऑर्डर देने पड़े थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इंडिया में नई नई फैक्ट्रीज ओपन हुई थी, इंडस्ट्रीज ओपन हुई थी और इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर बूस्ट मिला था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुटेनबर्ग एंड हिज प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग एक मर्चेंट्स का बेटा था जो जिसने अपने बचपन से ही क्या सीखा था, जिसने अपने बचपन से ही स्टोन्स को पॉलिश करने की यानी कि सुनार वाली कला को सीख लिया था, लेड मोल्ड्स यानी कि सांचे बनाने वाली कला को सीख लिया था। इससे होता क्या है, जो उसने बचपन में सीखा था उसी नॉलेज का उसे काम आता है जब वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाने का डिसाइड करता है। वो बेसिकली वो जो अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाता है उसके लिए वो प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल कहाँ से लेता है, ओलाइव प्रेसेस से लेता है जो उसने अपने बचपन में देखी थी। और वो क्या करता है, प्रिंटिंग करने के लिए क्या करता है, लेड मोल्ड्स, जिसकी चीज़ें जो चीज़ें उसने बचपन में सीखी थी, लेड मोल्ड्स बनाना, सांचे बनाना, उनका इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली जब गुटेनबर्ग अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाता है तो वो मॉडल लेता है ओलाइव प्रेस से और प्रिंटिंग करने के लिए लेटर्स अल्फाबेट को प्रिंट करने के लिए लेड मोल्ड्स का इस्तेमाल करता है। और बाई 1448 वो क्या कर लेता है, अपनी प्रेस बना देता है और पहली बुक को जो वो पब्लिश करता है वो होती है बाइबल, जिसकी वो 3 साल के अंदर 180 कॉपीज को पब्लिश करता है। क्लियर होता होगा, आई थिंक सो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मार्टिन लूथर एंड रोमन कैथोलिक चर्च। मार्टिन लूथर और रोमन कैथोलिक चर्च के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत सिंपल है। मार्टिन लूथर ने 1517 में 95 थीसिस एक थ्योरी लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था रोमन कैथोलिक चर्च की एक्टिविटीज को, रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया था, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। बदले में हुआ क्या था, लोगों ने डिसाइड किया था कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अब जो भी चीजें प्रिंट हो उस पर एक कंट्रोल एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया था, 1558 से एक प्रॉपर लिस्ट बनाने लगे थे कि कौन कौन सी बुक को हमने प्रोहिबिट या बैन कर रखा है, जिसको उन्होंने बोला था इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, जिसको उन्होंने स्टार्ट किया था 1558 से। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसलिए सो दैट वो इंडिया में जो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं उस पर डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकें। ये एक्ट बेसिकली ये कहता था कि इंडिया में जो भी कि ब्रिटिश को पावर, ये एक्ट बेसिकली ब्रिटिश को ये पावर देता था कि इंडिया में जो भी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं उसको वो सेंसर कर सकते हैं, यानी कि जज कर सकते हैं सेडिशियस या नॉन सेडिशियस। सेडिशियस मतलब ब्रिटिश का हिसाब था कि कोई भी चीज़ को वो सेडिशियस तब बोलते थे जब वो चीज़ लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ भड़काए, और अगर नहीं भड़काए तो वो नहीं है सेडिशियस। तो ब्रिटिश ने ये लॉ बनाई थी कि अगर कोई चीज़ सेडिशियस पाई जाती है तो उसके लेकर वो क्या करेंगे, पब्लिशर को वार्निंग देंगे, और अगर उनकी वार्निंग तो इग्नोर किया जाता है तो वो पब्लिशर की जो मशीन है उनको सील कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तो तुम्हारा ये हिस्ट्री का भी कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनका। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। What were the steps taken in India in order to make the local level system more efficient? अब आप बोलोगे भैया पावर शेयरिंग का क्वेश्चन नहीं लिया। पावर शेयरिंग का क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ से आपकी एक केस स्टडी आने वाली है, और पावर शेयरिंग वैसे भी मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ कि अब अगर मैंने फिर पढ़ा दिया तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा, आपको भी लगेगा यार क्या ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को पावर शेयरिंग नहीं आता है तो वो मेरी सिविक्स की वीडियोज आकर देख ले 1 मिनट की, उसमें मुश्किल से 5-6 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन इन इंडिया इन ऑर्डर टू मेक द लोकल लेवल गवर्नमेंट मोर एफिशिएंट? जो इंडिया की लोकल लेवल गवर्नमेंट है, जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसको और अच्छा बनाने के लिए उसके सिस्टम को कौन कौन से कदम उठाए गए थे? तो कदम उठाए गए थे 1992 में कुछ कुछ कदम। नंबर 1, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से कंपलसरी कर दिया गया था कि अब इनके लिए रेगुलर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। नंबर 2 चीज क्या की गई थी, लोकल लेवल की सीट्स में से 1/3 सीट्स यानी 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई थी। नंबर 3 चीज क्या की गई थी, सीट्स को एससीज और एसटीज और ओबीसीज के लिए भी रिजर्व कर दिया गया था, यानी रिजर्वेशन दे दिए गए थे। 4 चीज, स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि अब तुम्हारा काम है लोकल लेवल के इलेक्शंस कराना। और 5th चीज क्या की गई थी, स्टेट लेवल को बोला गया था कि आप अपनी कुछ पावर्स को, कुछ पैसे को लोकल लेवल के साथ शेयर करो सो डेट लोकल लेवल अच्छे से काम कर सके। ये कुछ कदम उठाए गए थे। अभी एक और टॉपिक आता है जिसको लेकर मैंने कोई क्वेश्चन फ्रेम अप नहीं किया है, वो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। इंडिया में फेडरलिज्म को पीसफुली और सक्सेसफुली प्रैक्टिस करने के लिए
तीन तरीके अपनाए जाते हैं: फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट में आता है कि हमारे इंडिया में क्या किया गया है, स्टेट्स को इस तरीके से क्रिएट किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, सो दैट जो लोग सेम लैंग्वेज या सेम कल्चर के हैं वो लोग सेम स्टेट में जाएं। इसी बेसिस पे हमारे इंडिया में झारखंड या तमिलनाडु जैसी स्टेट्स को क्रिएट किया गया था। शुरू में हमको लगा था इन स्टेप को लेने से हमारा देश डिसइंटीग्रेट होगा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि इन स्टेप्स की मदद से हमारा देश और भी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या कहते हैं कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, हिंदी सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज का काम करेगी, जिसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस की एक लिस्ट भी बनाई गई है, जिस लिस्ट को हम शेड्यूल लैंग्वेजेस बोलते हैं। और क्या होता है लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर कोई बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर दे रहा है तो वो इन 22 में से किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकता है। इसीलिए हमारे इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है, हर लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट किया गया है, हर स्टेट को उसकी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है, और जो हर स्टेट का डे टू डे वर्क होता है वो खुद की लैंग्वेज में ही होता है। जैसे तमिलनाडु साइड आपको हिंदी में काम देखने को नहीं मिलेगा, उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में होगा, यूपी साइड की यूपी में लोकल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और इससे ओवरऑल होता क्या है, हमारी इतनी अच्छी लैंग्वेज पॉलिसी है कि इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, हमारे इंडिया में ये कई सारे ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है ना फालतू के लैंग्वेज के बेसिस पे, इसको होने से रोक पाते हैं। तीसरा होता है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम पर अच्छे नहीं थे, लेकिन इनको अच्छा किया गया 1990s के टाइम पर, जब क्या हुआ, कई सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का उदय हुआ, गठबंधन वाली सरकारों का उदय हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट का। जिसको क्या हुआ था, कोलिशन गवर्नमेंट से होता क्या था कि 2-3 सरकारें मिलकर आपस में सरकार बनाती थी, तो हर पार्टी क्या करने लगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगी कि कभी भी हमको इनकी जरूरत पड़ सकती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिलेशंस जो थे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, सेंट्रल स्टेट के बीच में अच्छे हुए। उसी टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट पास कर दिया था, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसको बहुत ही दिक्कत आने लगी थी कि अब वो उस पर डोमिनेट नहीं कर सकती थी स्टेट पे या लोकल पे। इट्स एज सिंपल एज दैट, जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट के रिलेशन अच्छे हो गए थे। व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं? 4 चैलेंजेस फेस करती हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जिसका मतलब ये है कि पार्टीज के खुद के अंदर प्रॉपर मेंबर्स को रजिस्टर नहीं किया जाता है। ऑर्डिनरी मेंबर जो छोटी पोजीशंस पे होते हैं उनके साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है, ना ही रेगुलर इलेक्शंस कराए जाते हैं पार्टी के अंदर। नंबर 2 है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन बेसिकली ये बोलता है कि पार्टी के अंदर वंशवाद होता है, एक ही फैमिली के ज़्यादातर लोग टॉप पोजीशंस पर बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनको चांसेस मिल ही नहीं पाते। नंबर 3 चीज़, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। इसमें क्या होता है, आज के टाइम पर पार्टीज इलेक्शंस जीतने के चक्कर में उन लोगों को टिकट जरूर दे देती हैं जिनके पास या तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, या जो कहीं से पैसा अरेंज कर सकते हैं, या वो लोग जो क्रिमिनल्स होते हैं, सो दैट वो लोग उनको इलेक्शन जिता सके। और इससे घाटा किसको होता है, उन लोगों को जो लोग डिजर्विंग थे लेकिन तब भी इलेक्शन नहीं लड़ पाए। चौथा होता है पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस। आज के टाइम पर सारी पार्टीज एक सी हैं, सब धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं, सब जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि हर पार्टी एक सी हो गई है, किसी को भी चुन लो, क्या ही फर्क पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि पार्टीज आर नॉट ऑफरिंग मीनिंगफुल चॉइस। सिंपल, ये 4 चैलेंजेस हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे करके लिखे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एज आई टोल्ड यू, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है, तो आप उसमें ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि मैं पूरा डिटेल के अंदर जाऊँगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपकी सारी कवर करूँगा। एमसीक्यू पे मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यहाँ से एक 3 नंबर का सवाल आना पक्का है, हो सकता है 3 नंबर में ये तीनों ही चीज़ें पूछ ले। तो हमारे देश की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्यों कहलाती है? तो हमारे देश की गवर्नमेंट अकाउंटेबल इसलिए कहलाती है क्योंकि उसमें 2 चीज़ें होती है। पहला, वो अपनी इन्फॉर्मेशन जनता के साथ शेयर करती है और जनता को मौका देती है टू राइट टू एग्जामिन, कि वो चेक कर सके कि जो भी प्रोसीजर फॉलो हुआ है वो सही है या नहीं। और दूसरी चीज़ क्या करती है, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि नंबर 1 ये रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, और नंबर 2 चीज़, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल इसलिए क्योंकि ये अपनी इन्फॉर्मेशन जनता के साथ शेयर करती हैं, सो दैट जनता चेक कर सके कि सही से रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं या नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव क्यों है? इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। रिस्पॉन्सिव इसलिए क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ओपनली पब्लिक डिबेट्स होते हैं कई सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पर, जिससे जनता को पता चल जाता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी डिमांड्स को सुन रही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट क्यों है? लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, एक्सेप्टेबल, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल या लेजिटिमेट इसलिए है क्योंकि लोग खुद जाकर उनको चुनते हैं, ये लोगों की खुद की सरकार होती है, इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी अभी तक।
राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक्स इंडिया सेक्युलर स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाते हैं? बहुत ही सिंपल है, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। नंबर 2, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हर व्यक्ति को जो भी रिलीजन को वो प्रैक्टिस करना चाहता है उसका फ्रीडम है, वो कोई भी रिलीजन की एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कर सकता है। तीसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि इंडिया में रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। और यही सब फीचर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि हमारी इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, एक सेक्युलर कंट्री है, एक सेक्युलरिज्म वाली कंट्री है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। मेंशन डिफरेंट वेज इन विच वुमेन फेसेस डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। वो अलग अलग तरीके जिनकी वजह से वुमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, बहुत सारे हैं। पहला, लिटरेसी रेट। जो गर्ल्स होती है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होती है, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी होती है बॉयज़ के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी उनकी लिटरेसी रेट कम है। नंबर 2 चीज़ क्या होती है, ऑन एन एवरेज एक वुमेन मैन से 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, लेकिन फिर भी उनके वर्क को ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द वर्क क्या होता है, अनपेड रहता है, क्योंकि वो घर का रहता है। नंबर 3, इक्वल वेजेस एक्ट के बाद भी क्या हुआ है, वुमेन को इक्वल काम करने पर भी उनको इक्वल पैसा नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू मैन। ये आप बॉलीवुड में देख सकते हो। नंबर 4 चीज़, पेरेंट्स आज के टाइम पर प्रेफर करते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज को सन पर इन्वेस्ट करें, सन पर स्पेंड करें, ना कि गर्ल पर, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। पहले से चेक करवा लेते हैं कि बेटा है या बेटी, और उसके बाद एबॉर्शन तक करा लेते हैं। ये 4 तरीके हैं जिससे वुमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ज्योग्राफी से आता है। इसके अलावा आपका बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ और इंपॉर्टेंट है तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, या कोई भी आपको ऐसा डाउट लग रहा है जो आपको लगा कि जो मिस हो गया यहाँ पे, उसको आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो। मैं आपको कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू किसी भी तरीके से आपका वो डाउट आज ही की आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व। लैंड डिग्रेडेशन का कॉज क्या है? लैंड डिग्रेडेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जमीन की क्वालिटी खराब हो जाती है। जमीन की क्वालिटी का खराब होना यानी कि सिंपल है, या तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाना, या तो जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाना, या जमीन से पानी के लेवल गिर जाना। तो इसके मेनली 3 कारण माने जाते हैं क्यों ऐसा होता है। पहला होता है ओवर इरिगेशन। कई सारे एरियाज में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं ज़मीन को, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन की क्वालिटी गिर जाती है। दूसरा होता है ओवर ग्रेजिंग। कई बार जो जानवर होते हैं, वो जो चरवाहे होते हैं, जो अपने जानवर को चारा चराने ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, सेम जगह पर जानवर को चारा चरवाते रहते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन को रिकवर करने का टाइम नहीं मिल पाता और लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा होता है माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ में बेसिकली क्या होता है, ये माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ की वजह से ज़मीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं और ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अब कैसे इस लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? बहुत ही सिंपल आंसर है। नंबर 1 तो ये है कि ये जो ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इतना ओवर ग्रेजिंग हो रही है, चारा चढ़ना, इसको मैनेज किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों तक। इसको आप डिटेल में कैसे लिखोगे, ये मैं आपको कल जो मैंने वीडियो बनाई है ना ज्योग्राफी की, उसमें आप ऑलरेडी पूरा ज्योग्राफी कवर करा चुका हूँ। एज आई टोल्ड यू, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल में कैसे लिखना है वो आपको वहाँ पर सारे आंसर हैं, उसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर है। दूसरा तरीका जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जिससे सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल बने, अच्छी बनी क्वालिटी की बने, ज़मीन अच्छी से अच्छी क्वालिटी की बने। तीसरा, स्ट्रैटेजिकली कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटीज। जो माइनिंग साइट्स हैं, फैक्ट्रीज, इनको आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन कंट्रोल कर सकते हो स्ट्रैटेजी के साथ। इनको बोल सकते हो कि आप इतना ही प्रेशर ज़मीन पर लगाओ सो डेट ज़मीन की क्वालिटी ख़राब ना हो। ये 3 तरीके थे जिसकी वजह से, ये 3 कारण थे और ये 3 तरीके थे जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है और लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या होता है? सॉइल एरोजन, जब भी सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है वो हट जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल एरोजन बोलते हैं। और ये कैसे हटती है? सपोज करो ये सॉइल है, बहुत तेज पानी बहता हुआ आएगा, तो ये सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर को बहाता चला जाएगा। इसी प्रोसेस को सॉइल एरोजन बोलते हैं। सॉइल एरोजन को कैसे रोक सकते हैं? सिंपल तरीका है, अगर हम पानी की स्पीड को स्लो कर दें तो सॉइल एरोजन रुक जाएगा, क्योंकि फिर वो क्या नहीं कर पाएगा, सॉइल को अपने साथ बहा नहीं पाएगा। 3 तरीके होते हैं पानी की स्पीड को कम करने के। नंबर 1, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं, हम बहुत बड़ी जमीन को पतली पतली स्ट्रिप्स, लाइक ऐसे पतली स्ट्रिप्स में काट देते हैं। इससे क्या होता है, जब पानी पहली स्ट्रिप में गलता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में उसकी स्पीड स्लो होती चली जाती है। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्ट्योर प्लफिंग। कॉन्ट्योर प्लफिंग में क्या होता है, फार्मिंग की जाती है इस तरीके से, सपोज करो ये स्लोपी एरिया है, तो हम क्या करेंगे, इस स्लोपी एरिया को जीने की तरह बांट देंगे, स्टेयर केस की तरह बांट देंगे। इससे क्या होगा, जब पानी आएगा तो पानी की स्पीड हर एक जीने से नीचे आते आते स्लो हो जाएगी। ये चीज़ को मैंने समझा रखा है प्रॉपर। देखो, मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, अगर तुमको ज्योग्राफी अभी भी बिल्कुल नहीं आती है तो कल की जो वीडियो है
ज्योग्राफी की वन शॉट, सिर्फ 70 मिनट में पूरे चैप्टर्स कवर है, उसको जाकर देख लो, तुमको अपने आप पूरी ज्योग्राफी आ जाएगी। ठीक है, तीसरा तरीका क्या होता है सॉइल एरोजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? शेल्टर बेल्ट्स बनाना। शेल्टर बेल्ट्स बनाने का मतलब हम लोग क्या करते हैं कि आप बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारे लंबे लंबे ट्रीज को एक लंबी लाइन में लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जब पानी आएगा तो वो पहले ट्री से टकराएगा तो उसकी स्पीड स्लो होगी, दूसरे से और स्लो, तीसरे से और स्लो, इससे पानी की स्पीड स्लो हो जाती है और हम सॉइल एरोजन को रोक सकते हैं। व्हाट वाज द प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? ये एक प्रोजेक्ट था जिसको मेन फोकस तो ये एक प्रोजेक्ट था जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाया गया था, जिसमें इसका मेन क्या था, मेन पर्पस तो था कि जो टाइगर्स की जो स्पीसीज है, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है जो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, उस पॉपुलेशन को मेंटेन करना है, बढ़ाना है। ये सक्सेसफुल भी हुआ था स्टार्टिंग में और ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर भी हुआ था। इसके तहत कई सारे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे। और साथ ही साथ ये टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ टाइगर को ही बचाना है, इसका मतलब ये भी था कि बाकी भी जितनी इकोलॉजिकल चीजें हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उन सब पे भी हमको फोकस करना था। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट टाइगर था। ओके, हाउ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया वर्क्स विद द लोकल कम्युनिटीज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एरियाज। जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है JFM, ये कैसे लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करती है इंडिया के फॉरेस्ट को बचाने के लिए? इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये क्या बोलती है, जितने भी जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उनके पास विलेजेस होती है, उनको बोलती है कि आप लोग क्या करो, आप लोग अपने कुछ कमेटी बनाओ, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाओ जिसकी मदद से आप लोग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, और इसके बदले में, यानी आप जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो इसके बदले में हम क्या देंगे, फॉरेस्ट से हमको जो भी प्रॉफिट होता है, बेनिफिट्स होते हैं, उसके थोड़े बहुत बेनिफिट्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे। यही चीज सिंपल सी होती है। उसके बाद आता है व्हाट वर द रिफॉर्म्स टेकन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ 1980s टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन इंडिया। 1980s के टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए थे, कौन कौन से नए नए स्टेप्स लिए थे इंडिया के फार्मर्स को, एग्रीकल्चर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? बहुत सिंपल है। नंबर पहली चीज़, क्रॉप इंश्योरेंस को शुरू किया गया था, फसल बीमा को शुरू किया गया था। नंबर 2 चीज़, रूरल एरियाज में ग्रामीण बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टैब्लिश किया गया था, सो दैट रूरल एरियाज के लोग बैंक से जाकर लोन ले पाएँ और अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएँ। नंबर 3 चीज़, कई सारी स्कीम को शुरुआत किया गया था, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। नंबर 4 चीज़, वेदर बुलेटिन्स को स्टार्ट किया गया था, जिसमें क्या होता था, किसानों को पहले से ही बता दिया जाता था कि आज का मौसम ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। नंबर 5 चीज़, MSP को इंट्रोड्यूस किया गया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो प्राइस होती थी जिस पे सरकार क्या करती थी, किसानों से उनके अनाज को खरीदती थी। जो मिनिमम प्राइस जिस पे सरकार खरीदती थी किसानों से उनके अनाज को, उसको हम MSP बोलते थे। तो ये स्टेप लिए गए थे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लिस्ट डाउन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको अभी के भी इस वीडियो को पॉज करो और आपको खुद बताना है कि कॉटन, राइस, व्हीट, शुगर केन, रबर, इनको ग्रो करने के लिए किस किस टाइप की कंडीशंस को रिक्वायर होती है। अब इसके लिए मैं आपको कल एक ट्रिक बता चुका हूँ उस वीडियो में, वो मैं फिर बता देता हूँ। सिंपली याद कर लो, कॉटन कौन सी क्रॉप है, राइस कौन सी क्रॉप है, व्हीट कौन सी है, शुगर केन, रबर ये कौन सी है, कौन सी खरीफ है, कौन सी रबी है, और उसके बाद आपको अपने आप याद हो जाएगा। सपोज करो मुझे पता है खरीफ क्रॉप जो होती है उसको हम मानसून के टाइम पर उगाते हैं, जिस टाइम पर टेम्परेचर गर्मी वाला होता है, यानी टेम्परेचर 25 के आसपास होता है और रेनफॉल या तो 100 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होता है। तो अब मुझे पता है कॉटन हमारी खरीफ क्रॉप है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉटन को टेम्परेचर चाहिए मोर देन 25 और कॉटन को रेनफॉल चाहिए मोर देन 100 लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है हमारी राइस है वो भी खरीफ क्रॉप है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, टेम्परेचर चाहिए 25 से ऊपर और रेनफॉल चाहिए 100 से ऊपर या 100 के आसपास। अब मुझे पता है व्हीट क्या है, व्हीट हमारी रवि क्रॉप है, रवि क्रॉप में सीजन होता है सर्दियों वाला, टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से कम और रेनफॉल भी कम होता है 75 से 100 के बीच में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ कि व्हीट को क्या चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल भी कम चाहिए, 75 to 100 चाहिए। शुगर केन खरीफ क्रॉप है तो उसमें सेम कंडीशन आ जाएगी। रबर में थोड़ा सा एक अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि रबर क्या होती है, रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप का मतलब एक ऐसी क्रॉप जिसको हाई टेम्परेचर भी चाहिए, हाई रेनफॉल भी चाहिए। हाई रेनफॉल इन द सेंस 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए और हाई टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर ये हमारा हो जाता है। इन पांचों क्रॉप्स को याद करना इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हाउ द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन बी सॉल्व। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता क्या है, बेसिकली एनवायरमेंट की क्वालिटी खराब होना। एनवायरमेंट की क्वालिटी कब खराब होती है, जब या तो पानी का स्तर गिर जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इन सभी प्रॉब्लम्स को हम मेनली पानी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़ क्या कर सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम लोग पानी का कम से कम यूज़ करें और जो भी पानी यूज़ कर रहे हैं उसको 1 से 2 स्टेजेस में बार बार रिसाइकिल और रीयूज़ करें। इससे क्या हो, पानी बहुत कम वेस्ट हो। नंबर 2 चीज़, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स का इस्तेमाल करें, जिससे क्या कर सकें, हम बारिश के पानी को स्टोर कर सकें फॉर द फ्यूचर नीड्स। और तीसरा स्टेप क्या ले सकते हैं, ये जो इंडस्ट्रीज से हॉट वाटर और
और ये जो लिक्विड वेस्ट आता है, इन इंडस्ट्रीज़ को बोले कि आप बार बार अपने पानी को रिकवर करो, रिसाइकिल करो, रीयूज़ करो, जब तक वो पानी बिल्कुल सही तरीके से साफ़ नहीं हो जाता, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, ये पानी रिवर्स ऑफ टैंक्स में, रिवर्स ऑफ पॉन्ड्स में जाता है और उस पानी को भी ख़राब कर देता है। ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो इंडस्ट्रीज़ क्या कर सकती हैं, 3 तरीके से ये चीज़ें कर सकती हैं। ये लोग 3 ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी वो साफ़ करेंगी, सेकेंडरी में साफ़ करेंगी और टर्सरी में भी वो साफ़ ही करेंगी, लेकिन टर्सरी वाला फाइनल होगा। टर्सरी में वो जो पानी को साफ़ करेंगी, उसके बाद फिर वो पानी साफ़ होने लायक नहीं रहेगा, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हो एज अ एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये हमारा होता है पूरा का पूरा क्लास 10 एसएसटी की सारी वीडियोस का पूरा जो सार निकलता है सारे चैप्टर्स का, वो पूरा तुम्हारा कवर हो जाता है। आई थिंक सो ये हमारी एसएसटी की फाइनल वीडियो थी आप लोगों के साथ। तो इसी के साथ मैं मानता हूँ ये दी एंड होता है हमारी क्लास 10 एसएसटी का। हो सकता है कि मैं रात को अभी शायद लाइव सेशन कर लूँ आप सभी का, लेकिन उसकी कोई पक्का नहीं है। मैं चाहूँगा पहले आप लोग अपना पूरा इंश्योर करो, पढ़ो, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि एक हिंदी पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ प्रॉपर ग्रामर को कवर करने के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और इस वीडियो को पूरा देखा, मेरी बाकी सारी वीडियोज़ को इतना प्यार दिया। वेरी थैंकफुल टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, थैंक यू।